इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। मेरे ख्याल में आप लोगों ने एक चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी कि ना, जैसे बोर का मॉडल होता था। बोर के मॉडल में क्या होता था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की वो लोग बात करते थे। ये न्यूक्लियस होता था, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट। ठीक है, कई सारे ऑर्बिट है, हम 5 ऑर्बिट तक लेकर इसको करते। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये सिर्फ अपने ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना। तो इसकी जो एनर्जी होती थी ना, वो एनर्जी वेल डिफाइंड होती थी। जैसे पहले ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी होती थी वो होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वी विल आल्सो डिराइव दिस। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, अगर वो दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा हो तो वो होती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तीसरे ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा हो तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चौथे ऑर्बिट में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और पांचवें ऑर्बिट में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये एनर्जीज डिफाइंड है फॉर एनी ऑर्बिट। आई थिंक यू माइट हैव रेड इन केमिस्ट्री आल्सो दिस पार्ट। ठीक है, लेकिन एक आदमी था, उसका नाम था फर्मी। फर्मी ने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स, उसमें ऑल द एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं एटम्स। तो सॉलिड के केस में जैसे ये वाला न्यूक्लियस है, अब दूसरा एटम इस एटम के बिल्कुल पास आ गया, यानी दूसरा एटम भी यहां कहीं आ गया। ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट और पांचवा ऑर्बिट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है वो अपने न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मतलब उसने ये कहा कि इन केस ऑफ सॉलिड्स एन इलेक्ट्रॉन does not remain under the influence of its own nucleus. It can remain under the influence of nearby nucleus also. इस वजह से इसकी एनर्जी मतलब हो सकता है इन्फ्लुएंस बहुत कम हो, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो इसकी एनर्जी एग्जैक्टली 13.8 ही हो, 13.6 ही हो, या 3.4 ही हो माइनस में, ऐसा हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, और ना हमें मिला। ठीक है, तो उसने कहा इन केस ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे पहले ऑर्बिट में है, तो अब इसकी एनर्जी पहले ऑर्बिट में एग्जैक्टली -13.6 हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में हो सकता है तीसरा न्यूक्लियस पास आ जाए, तीसरे के इन्फ्लुएंस में भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, ये माइनस है। ठीक है, सपोज -13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, या थोड़ी कम भी हो सकती है, -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए,
-13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो फर्मी ये बोला कि भाई वी कैन हैव अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स इंस्टेड ऑफ वन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो ये जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स है ना, इसी को वो कहता था एनर्जी बैंड। मतलब सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है वो है एनर्जी बैंड। So what is energy band? The range of energy levels available to an electron in a solid is called energy बैंड। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हुई एनर्जी बैंड की? दिस एनर्जी बैंड कैन अकर ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। इसमें लिक्विड या गैसेस में नहीं होता, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियाई हैं या एटम्स हैं वो इतनी दूर होते हैं एक दूसरे से कि एक का न्यूक्लियस दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। अंडरस्टूड? पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी बैंड बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में आ गया और दूसरे न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में आ गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इनर शेल में फर्स्ट ऑर्बिट में, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन हो थर्ड ऑर्बिट में, कोई इलेक्ट्रॉन हो या फिफ्थ ऑर्बिट में। तो हमें क्या लगता है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस इलेक्ट्रॉन की होगी दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आने की? आउटर मोस्ट वाली, सबसे बाहर वाले की, है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा चांसेस एनर्जी बैंड बनने का सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शायद आपको पता हो, हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, the electrons in the outermost orbit, yes. which are not free but which are in the outermost orbit, है ना। तो एक बैंड को नाम दिया गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब हो गया द रेंज ऑफ energy levels available to an electron in the outermost orbit is called valence band. The range of energy levels available to an electron in the outermost orbit is called valence band। ठीक है, इस तरीके से वैलेंस बैंड को हम लोग बना देते हैं।
इस तरह से यू कैन मेक द वैलेंस बैंड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ऐसे रहते हैं, यहाँ पे बना दिया मैंने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के साथ ये चीज होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो क्या होगा? सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन फ्री जाते हो हैं। जाएंगे, है ना। तो एक और पॉइंट आया कि भाई जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है, आप इनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो दे विल बिकम फ्री एंड दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर एनर्जी होने की बजाय उनका भी एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स हो जाता है, उसको अपन कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये कहा गया कि व्हाट इज कंडक्शन बैंड? इट इज द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स available to a free electron. It is the range of energy levels available to a free electron। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी जो आउटर मोस्ट में होगा उससे ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी सर ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, इससे देखो तो ये कंडक्शन बैंड है, देखो ऐसी बस 5 लेवल बना देते हैं और इसको बैंड कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड में बनाओगे ना, इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, तो अगर वैलेंस बैंड की एनर्जी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, यानी कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है, तो कंडक्शन बैंड के नीचे थोड़ा सा वैलेंस बैंड बनाना चाहिए, ये दिखाने को कि भाई उसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी कम है। बताओ, कुछ यस नो बोलते रहा करो यार, मुझे भी लगता है आप लोग। यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में घूम रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, फ्री नहीं हुआ, तो इट इज इन द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इन द वैलेंस बैंड। अगर हम इसको फ्री करना चाहते हैं तो हमें इसको वैलेंस बैंड से उठाकर कंडक्शन बैंड में डालना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में डालने का मतलब यह है कि फ्री कर दिया इसको। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यस सर। वो ये एनर्जी है जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। इस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी गैप, ईजी, एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये तीसरा टर्म हो गया आफ्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। द थर्ड टर्म इज energy gap. So what is energy gap? We can write here. It is the
minimum energy to be given to an electron in the valence band to move it to the conduction band. So tell me, is this part clear? Yes, sir. Okay. अब आप खुद सोचिए, अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हुआ तो क्या आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंचा पाएंगे इलेक्ट्रॉन को? No, sir. दो, है ना? और अगर कम हुआ तो आसान हो जाएगा। तो इस एनर्जी गैप के बेसिस पर ना फर्मी ने 3 अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले मटेरियल्स हैं कंडक्टर्स। फर्मी ने कहा कि कंडक्टर्स वो हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते। इन कंडक्टर्स व्हाट हैपेंस, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। ओवरलैप करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो वैलेंस बैंड में है, वो साथ साथ कंडक्शन बैंड में भी है, मतलब वो सब फ्री हैं। और मेटल्स में तो ऐसा होता ही कि जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में होते हैं, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, है ना? तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, दूसरा उसने कहा दूसरे तरीके के मटेरियल्स होते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, ठीक है? ये वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है? इनके बीच का जो एनर्जी का गैप होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है? अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट में है, वो आउटर मोस्ट में ही रह जाते हैं, उनको फ्री करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता, कोई फ्री हो ही नहीं पाता, है ना? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? Yes, sir. और चूंकि कोई फ्री नहीं हो पाता, सबके सब वैलेंस बैंड में है, तो उसने कहा भी इन नॉन कंडक्टर्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस दैट द वैलेंस बैंड इज
completely filled and conduction band is completely empty. सर आप एक बार प्लीज कंडक्टर पे स्क्रॉल कर दीजिए. ओके, डन सर. ठीक है, ये वाला कर चुके हो कॉपी? यस सर. Yes, sir. Yes. तीसरे तरीके के मटेरियल उसने कहा तीसरे तरीके के मटेरियल्स हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप भी नहीं करते और इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा भी नहीं होता. अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, मतलब कि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, तो उसने क्या कहा, देखो अब एक चीज देखना. सबसे पहले एक 0 केल्विन की बात करते हैं. 0 केल्विन, उसने कहा 0 केल्विन पे क्या होता है कि भाई कोई एनर्जी है ही नहीं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही है ना, 0 केल्विन पे. अगर 0 केल्विन से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा, सपोज 1 केल्विन, 2 केल्विन, तो एनर्जी आने लगी. अब चूंकि ये एनर्जी का गैप बहुत कम है ना, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, बताइए? फ्रॉम द वैलेंस बैंड दे विल स्टार्ट गोइंग टू द कंडक्शन बैंड. यस अब अगर सर. ऐसा होने लगा, तो क्या वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रह जाएगा? नो सर. नहीं रह जाएगा. तो उसने कहा कि क्या होता है, 0 केल्विन पे तो कोई एनर्जी नहीं है, तो वैलेंस बैंड पूरा ही भरा रहेगा 0 केल्विन पे, ठीक है. बट एट एनी अदर टेम्परेचर द वैलेंस बैंड विल बी लिटिल बिट एम्प्टी, ठीक है. तो वैलेंस बैंड इज partially empty while the conduction band अब पूरी तरह खाली नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इट विल बी partially filled. बताइए, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी, ये इस पूरे टॉपिक का मतलब बेसिक था. तो आपको क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? तो Yes, आगे sir. बताता हूँ. ठीक है, यस सर. ओके.
अब हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, अच्छा एक चीज़ और, एनर्जी गैप ना ऐसा नहीं होता कि जैसे अब एक होता है ग्रुप 4 एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें कार्बन and germanium are semiconductors, tin and lead are metals, है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कार्बन के केस में जो एनर्जी का गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो एनर्जी का गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। और टिन और लेड में क्या होता होगा बताओ? ओवरलैप कर रहे थे। ओवरलैप कर जाते होंगे, है ना। ठीक है ना, ओके। तो हाँ, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। अच्छा, जैसे सेमीकंडक्टर होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor means basically pure semiconductor, in which no impurity present। मतलब सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ही हो, ये नहीं कि कोई और भी साथ में मिला दिया, नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में लास्ट में इन द वैलेंस शेल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे सिलिकॉन बनाया, ठीक है, मैं आई पे यहाँ डॉट नहीं लगा रहा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन में भी फिर डॉट लग जाता ना तो कंफ्यूजन हो जाता। हर सिलिकॉन के पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, तो ये प्रॉपर्टी होती है ना कैटेनेशन वाली। बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबके सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ऑल ऑफ देम आर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लेकिन ये भी बात है कि सबके सब बॉन्डिंग किए हुए हैं बगल वाले सिलिकॉन के साथ। तो क्या इन चारों में से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री टू मूव है? No, sir. No. So it means that all of them will be in the, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, देयर विल बी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑल ऑफ देम
will be in the valence band. Valence band only. अब मान लो ये 0 केल्विन का है। 0 केल्विन से टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिली, और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने से सपोज एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये वाला सपोज एक बॉन्ड टूट गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी मिल गई कि वो फ्री हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये था ना, सपोज ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बॉन्ड तोड़कर बाहर आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो वही है, ठीक है, पर अब ये इसके पास है। ये ऐसा करता हूं कि इसको ये बॉन्ड हटा देता हूं, ठीक है। बाहर आ गया। तो ये वाला जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन जिसका इलेक्ट्रॉन भाग गया, चला गया, वो सिलिकॉन कहेगा कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो वो कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, बोलेगा वो सिलिकॉन ऐसा या नहीं बोलेगा? यस होगा ना ऐसा यार? थोड़ा बाकी लोग भी बोल रहे हैं यार, सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं। कुछ यस नो ही बोल रहे। यस ओके ओके ठीक है। इतनी मेहनत करी आप लोगों ने यस बोलने में, अभी भी कई लोगों ने यस नहीं बोला, कई लोग अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। बोल दो यार, सिर्फ एक यस ही बोलना, और कोई थोड़ी कुछ बोलना है। मैं भी तो देखूं कितने लोग मतलब सही में हैं यहाँ पे एक्चुअली। Yes, sir. यस यस सर अच्छा, अमन ने Yes, बोला, sir. खुशी ने, ओके ओके। यस बोलते रहा करो यार, मेरे को भी नहीं तो पता नींद आने लगती है ऐसे अकेले, मुझे लगता है मैं अकेले ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, है ना, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ किसी को। हाँ, तो देखो ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है। अब इसी को यहां बैंड में कैसे समझाएं? ऊपर यहां कंडक्शन बैंड था, थोड़ी सी एनर्जी देने पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहां पहुंच गया। तो यहां पर एक सिलिकॉन बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। तो आप अगर दोनों डायग्राम्स को देखें, दूसरे डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ये कौन से बैंड में क्रिएट हुई? वैलेंस बॉन्ड Valence band. बॉन्ड नहीं, बैंड है आस्था। बैंड सॉरी सर वैलेंस बैंड, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन goes to the conduction band, a deficiency is created in the valence band, है ना। this deficiency of electron in the valence band is called
होल। कभी पूछा है ना व्हाट डू यू मीन बाय होल, तो ये अपनी डेफिनेशन है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज टू द कंडक्शन बैंड अ डेफिशिएंसी इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसका मतलब होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड ओनली and free electrons are present in the conduction band. So in the conduction band free electrons are present, while in the valence band holes are present. आया समझ में? Yes, वैलेंस sir. बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स किसी काम के नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन्स कराएंगे? जो कंडक्शन बैंड में होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये देखो कि ये वाला जो सिलिकॉन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। सिलिकॉन हैज 14 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट अलग है, इस पूरे से अलग है। सिलिकॉन हैज 14 प्रोटॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स, है या नहीं? Yes, sir. अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इट हैज नाउ ओनली, नहीं इसके पास 14 तो प्रोटॉन्स हैं ही, बट नाउ इट हैज ओनली 13 इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. तो सिलिकॉन पे कौन सा चार्ज आ गया? Positive. पॉजिटिव। तो हम कहेंगे जब भी एक होल क्रिएट होगा ना, तो विच चार्ज विल दिस होल कैरी विद इट? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैं लिख देता हूं, होल हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये होल क्या करता है। देखिए जैसे ये वाला सिलिकॉन है, ये बीच में जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन बहुत मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ये पॉजिटिव बन चुका है। तो ये सिलिकॉन अपने बगल वाले सिलिकॉन से कहेगा कि भाई क्या तुम मेरी ये जो डेफिशिएंसी है इसको पूरा करना चाहोगे मुझे एक इलेक्ट्रॉन देकर? तो इसके बगल वाला जो सिलिकॉन है ये वाला, इसके पास ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये सोचेगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता हूं। तो उसने इसको देकर इसकी डेफिशिएंसी पूरी करा दी। जैसे ही डेफिशिएंसी पूरी हुई, ये वाला बॉन्ड दोबारा बन गया, लेकिन इस सिलिकॉन ने अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्लियर हुआ लॉजिक? बताओ। Yes. अच्छा, अब ये सिलिकॉन कहेगा कि अपने बगल वाले से क्या तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? तो ये दे देगा। तो ये जो होल है ये यहां पहुंच गया। तो हम कहते हैं कि जो होल है ना, वो ऐसे ही बॉन्ड टू बॉन्ड चलता है। तो फिर देखो ये वाला बॉन्ड बन गया और ये वाला टूट गया। तो इस तरीके से ना क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। और होल इज ट्रेवलिंग इनसाइड द बॉन्ड्स, यानी इनसाइड द वैलेंस बैंड होल इज ट्रेवलिंग। होल कभी फ्री नहीं हो पाया,
होल रहा बॉन्ड के अंदर ही, अब बॉन्ड के अंदर ही चलता रहा, देखो ठीक है। यानी मैं यहां पे एक लिख देता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स conduct electricity in the conduction band while holes conduct electricity in the वैलेंस बैंड। बताओ मुझे क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और होल्स जो है वो अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री वाले और होल चाहिए। लेकिन जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन या होल कैसे मिलते हैं, कब मिलेंगे? सर जब हम एनर्जी दें जब इलेक्ट्रॉन हम फ्री करा। एनर्जी दें और बॉन्ड टूट जाए, इसके अलावा तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं, अच्छा एक चीज और, जैसे एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक होल अंदर बन गया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि फॉर इंट्रिंसिक या प्योर सेमी कंडक्टर्स, फॉर इंट्रिंसिक semiconductors, number of free electrons is always equal to number of holes, because we get electrons and holes from breaking of bond, we get electrons and holes from breaking of bond only, not from any other way, ठीक है। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा एक तरीका, हम लोगों ने कहा कि यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा पाए और होल्स भी क्रिएट करा पाए। तो क्यों ना हम क्या करें, हम कहीं बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए और इसके अंदर डाल दें। ज्यादा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। या फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि बाहर से होल लेकर आए और इसके अंदर डाल दें, क्योंकि जितने ज्यादा होल होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। अच्छा ये Ne और NH दोनों बराबर है ना, कई लोग इसको Ni कहते हैं, Ni मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वाले हैं उतने ही होल वाले हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, तो sir. यहां मैं लिख देता हूं कि टू इंक्रीज द conductivity of an intrinsic
semiconductor. To increase the conductivity of an intrinsic semiconductor, we add to it extra electrons / extra holes through a process called doping. ठीक है, what is the name of the process? Doping. ठीक है, after doping is done, after doping is done, the semiconductor is called extrinsic semiconductor. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? वो सेमीकंडक्टर जो प्योर ना हो, जिसमें डोपिंग कराई गई, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो अब अगली हेडिंग डालते हैं, एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं क्या होता है। इट इज द semiconductor whose doping has been done. It is a semiconductor whose doping has been done. ठीक है, it's ये क्या होता है ना, कैसे की जाती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, पर अभी अपन पढ़ रहे हैं कि बेसिक थ्योरी क्या है। ठीक है, इट्स कंडक्टिविटी इज मोर देन intrinsic semiconductor. Its conductivity is more than intrinsic semiconductor. अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, वो दो तरह का होता है। Extrinsic semiconductor is of सबसे पहला पी टाइप और दूसरा एन टाइप। ठीक है, फर्स्ट वन इज पी टाइप, सेकंड वन इज एन टाइप। तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा
एन टाइप, ठीक है, नॉट पी टाइप, सबसे पहले एन टाइप। यहां लिख देते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय doping the intrinsic semiconductor with a pentavalent impurity. What we mean by pentavalent impurity? जिसमें लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और क्या होता है? आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मत, बिस्मथ, ठीक है। अच्छा, इसके बगल में ये ग्रुप 5 है, इसके बगल में ग्रुप 4 होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। तो जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लो ना भाई, इसमें 2 ही सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसमें जो डोपिंग कराएंगे वो फॉस्फोरस से कराएंगे, क्योंकि साइज में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसमें डोपिंग कराएंगे आर्सेनिक से। आप ऐसा नहीं करा सकते कि किसी के भी साथ करा दें, ठीक है। साइज ऑफ द इंप्योरिटी मस्ट मैच विद द साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे सपोज फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब सिलिकॉन ही सिलिकॉन है सब जगह, वैसे तो कोई इम्प्योरिटी थी नहीं पहले, तो हमने खुद फिर कराई इम्प्योरिटी, है ना। देखना डायग्राम, ठीक है। ठीक है, ऑल आर बॉन्डिंग। बाहर से एक फॉस्फोरस, इसके बाद आउटर उसमें 5 है, वो आया और एक सिलिकॉन को उसने अपनी जगह से हटा दिया, किसी एक सिलिकॉन को, ठीक है, एक एटम। तो यही डायग्राम देखना कैसा बनेगा।
और यहाँ बीच में फॉस्फोरस अपने ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए 5, ठीक है। बाकी सब सिलिकॉन वाले ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन थे। देखो मैंने फिर से सब में ये बना दिया डॉट। ठीक, बॉन्ड ठीक है। ये देखो और जैसे ही फॉस्फोरस आया, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन देखो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन के साथ किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दुखी होकर चला गया यहां से। समझ पा रहे हो? फ्री हो गया। यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फॉस्फोरस का एटम अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि 1 impurity atom अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर होल्स होंगे या नहीं होंगे? No, sir. नो सर। देखो अब जैसे सिलिकॉन और सिलिकॉन की बात करें तो थोड़ी सी एनर्जी, जैसे इसमें फॉस्फोरस भी है पर सिलिकॉन सिलिकॉन भी तो है आपस में ना, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का ये वाला बॉन्ड टूट गया। सपोज ये 2 है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया। तो मिला होल कि नहीं मिला? यस सर। मिला ना, बिल्कुल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ऐसा नहीं कि उसमें होल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं होल। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट, यहां लिखता हूं ऑब्टेन्ड बाय impurity atoms as well as breaking of bond. But holes are obtained by
ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो कौन ज्यादा होंगे फिर? इलेक्ट्रॉन दो दो तरीकों से मिल रहा है, Electrons. होल सिर्फ एक ही तरीके से मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। इसी ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। सर हाँ बोलो। सर फास्फोरस का 5th इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सर वहां पे भी तो होल बनेगा। नहीं, क्योंकि होल जो है ना वो बॉन्ड के अंदर बनता है। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जो गया, क्या इसने बॉन्ड बनाया था किसी के साथ? वो सर नहीं, लेकिन तुम सही कह रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, है? यस सर। तो इस बात से मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स को कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसके बारे में याद रखना, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कई लोग एन टाइप का मतलब समझते हैं कि नेगेटिव, पर ऐसा नहीं है। तो इसको एन टाइप क्यों नाम दिया? क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना वो नेगेटिव है। ओवरऑल द एन टाइप इज न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव। समझ पा रहे हो? अब ये बात यस सर। तो अमन ने बिल्कुल सही कही कि वो जो फास्फोरस था, जैसे उससे वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फास्फोरस हैड इनिशियली 15 प्रोटॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नाउ इट हैज ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स बट 15 प्रोटॉन्स। तो जो फास्फोरस है ना, इसके ऊपर चूंकि प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया ना। आया समझ में या नहीं आया? क्यों पॉजिटिव आया फास्फोरस पे, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। यस तो सर। ये जो फास्फोरस है ना, देखो अब एक चीज देखना, ये जो फास्फोरस है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड ना बना हो, चारों बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये फास्फोरस अपनी जगह से ना हिल नहीं सकता, क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर है। ठीक है, तो दिस फास्फोरस हियर इज नोन एज, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इमूवेबल आयन। ये ऐसा आयन बन चुका है जो वहीं रहेगा, चल नहीं सकता, है ना। तो इस केस में इमूवेबल आयन इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक ना किसी भी से, अब ये तो खैर डायग्राम है पूरा बॉन्ड वाला, लेकिन हम लोग ऐसे बार बार ऐसा डायग्राम नहीं बनाते। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्लॉक डायग्राम।
यहां मैं लिख देता हूं कि दिस डायग्राम shows two things. What two things? First one is immovable ion, and second majority charge carriers. Immovable ions और majority charge carriers. तो ऐसे बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम का मतलब कि एक ब्लॉक बना देते हैं। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें पॉजिटिव आयन बना है, फास्फोरस पॉजिटिव हो गया है, तो यहां पर हम लोग इस तरह से सर्कल में प्लस प्लस लिख देते हैं। ये बताता है कि जो यहाँ पे इमूवेबल आयंस है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और हर सर्कल के बगल में एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, जो ये बताता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या आपको ये समझ में आया? दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ याद रख पाओगे ये वाला डायग्राम? Yes. इसमें पॉजिटिव आयंस और निगेटिवली चार्ज्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अच्छा और एक पॉइंट देखो, जब मैंने फास्फोरस मिलाया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, होल्स का नंबर तो नहीं बढ़ पाया। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस केस में दे आर वेरी मच लार्ज compared to the number of holes. Number of electrons are very large compared to number of holes. ठीक है, जब ये फास्फोरस नहीं मिलाया था, सिर्फ सिलिकॉन था, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे नंबर ऑफ होल्स के, क्योंकि वो इंट्रिंसिक था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। क्लियर हो रहा है? लेकिन देयर इज अ लॉ which is called law of mass action. ये लॉ ये कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स बिफोर डोपिंग is equal to number of electrons into number of holes
आफ्टर डोपिंग। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वो डोपिंग से पहले और डोपिंग के बाद सेम रहता है। अच्छा, डोपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर बराबर था, आपको शायद याद हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो इंट्रिंसिक के लिए ये लिखा था Ne और NH दोनों बराबर होते हैं और इनको Ni कहकर हम लोग बुलाते हैं, है ना। तो डोपिंग से पहले Ne और NH दोनों Ni के बराबर हैं, डोपिंग के बाद अलग अलग हो गए, तो Ne इंटू NH ये आफ्टर डोपिंग, इज इक्वल टू Ne, मतलब Ni इंटू Ni, Ni। देखो जरा, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, सर ये NI स्क्वायर दोबारा